कैसे लिखे कहानी से दूसरी वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से पढ़ रहे हैं। तो कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमने लिखना है और देना है। कहानी का हमारे जीवन से गहरा संबंध है, क्योंकि कहानी हमारे मनोरंजन का साधन रही है, हमारी शिक्षा का साधन रही है, हमारे टाइम पास करने का साधन रही है। क्योंकि पहले बड़े बुजुर्ग आपस में बैठ करके एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे। जब ये मीडिया नहीं था, कोई टेलीविज़न, रेडियो, ऐसे यंत्र नहीं थे, तब कहानियों के द्वारा ही लोग एक दूसरे को मनोरंजित करते थे। कहानी का मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध है। एक बात और, गुरुकुल आश्रम पद्धति जो थी उसमें भी कहानियां ही शिक्षा का माध्यम भी थी। कहानियों के द्वारा ही बच्चों को शिक्षित किया जाता था। तो उत्तर में यहाँ से पढ़ते हैं। कहानी का मानवीय जीवन से घनिष्ठ संबंध है। आदिम युग से ही कहानी मानव जीवन का प्रमुख अंग रही है। यह मानवीय जीवन का ऐसा अंग है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में कहानी सुनता है और सुनाता है। विचारों का आदान प्रदान इस संसार का एक अनूठा नियम है। इसलिए संसार में प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों, अनुभवों और वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। हम अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए यह सत्य है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य में कहानी लिखने की मूल भावना होती है। यह दूसरा सत्य है कि कुछ लोगों में इस भावना का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित करने में समर्थ नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का मानवीय जीवन से अटूट संबंध है। जैसे कविता लेखन में क्या था कि सब लोग कविता नहीं लिख पाते, लेकिन कविता क्या था, विचारों की अभिव्यक्ति है। और कुछ लोग विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से लिख कर करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो कविता हो जाता था। ऐसे कहानी है। अगला प्रश्न है, कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए अथवा कहानी के इतिहास पर नोट लिखिए। तो कहानी का इतिहास अति प्राचीन है, आदिकाल से ही चला आ रहा है। कहानी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानवीय इतिहास है, क्योंकि कहानी मानवीय स्वभाव और प्रकृति का अटूट हिस्सा है। कहानी सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति मनुष्य में आदिम युग से है। जैसे जैसे मानवीय सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कहानी की आदिम कला का विकास होता रहा। कथावाचक कहानियां सुनाते गए और श्रोता उनकी कहानियां सुनते गए। प्राकृतिक रूप से मनुष्य एक कल्पनाशील प्राणी है। कल्पना करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। धीरे धीरे सत्य घटनाओं पर आधारित कथा कहानी सुनते सुनाते मनुष्य में कल्पना का सम्मिश्रण होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। प्राचीन काल में किसी घटना, युद्ध, प्रेम आदि के किस्से सुनाए जाते थे और श्रोता इन किस्से कहानियों को आनंद पूर्वक सुनते थे। धीरे धीरे ये किस्से ही कहानियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार कहानी कला का विकास धीरे धीरे विकास हुआ है। प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के क्या कारण थे? कि प्राचीन काल में कहानियां सिर्फ मौखिक थी, सुनाई जाती थी, सुनी जाती थी। लेखन का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि लेखन के संसाधन ही उपलब्ध नहीं थे। शिक्षा का साधन भी कहानियां थी, मनोरंजन का साधन भी कहानियां थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता के कई कारण थे, जो इस प्रकार है। नंबर 1, कहानी प्राचीन काल में संचार के साधनों की कमी थी, इसलिए मौखिक कहानी ही संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानी धर्म प्रचारकों और संतों के सिद्धांतों और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम थी। मौखिक कहानी समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का साधन थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानी ही मनोरंजन का प्रमुख साधन थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है, स्पष्ट कीजिए। तो कथानक क्या था, हमने पहले भी पढ़ा। कथानक पूरी कहानी का एक कथासार होता है जिसके 3 भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। यही इसका मूल आधार है। इसी के आधार पर पात्र चलते हैं, इसी के आधार पर संवाद होते हैं, इसी के आधार पर भाषा शैली होता है, इसी के आधार पर उद्देश्य स्पष्ट होता है। बाकी के जितने भी तत्व हैं कहानी के, सारे इसी के आधार पर होते हैं। कहानी में प्रारंभ से अंत तक घटित सभी घटनाओं को कथानक कहते हैं। ये इसकी 1 नंबर या 2 नंबर की परिभाषा है। कथानक कहानी का प्रथम और महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह कहानी का मूल आधार होता है। इसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले उसका कथानक लिख लिया जाता है। कथानक ही कहानी का केंद्र बिंदु होता है। सामान्यतः कथानक किसी घटना, अनुभव अथवा कल्पना पर आधारित होता है। कभी कहानीकार की बुद्धि में पूरा कथानक आता है तो कभी कहानी का सूत्र आता है। केवल एक छोटा सा प्रसंग अथवा पात्र कहानी को आकर्षित करता है, कहानीकार को आकर्षित करता है। इसलिए कोई भी एक प्रसंग भी कहानी का कथानक हो सकता है। और एक छोटी सी घटना भी कथानक की प्रमुख घटना हो सकती है। उसके बाद कहानी उस घटना अथवा प्रसंग का कल्पना के आधार पर विस्तार होता है। यह सत्य है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। यह कोई असंभव कल्पना भी नहीं होती, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो सके। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, उसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश, पात्र और समस्या प्रदान करता है। उनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभव हो सके। लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खा सके। सामान्यतः कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत के रूप में कथानक का पूर्ण स्वरूप होता है। संपूर्ण कहानी के इर्द गिर्द, कथानक के इर्द गिर्द घूमती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथानक कहानी का मूल या केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट है, देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में किस प्रकार आवश्यक है, ये क्या महत्व है। ये भी हमने जब इसके तात्विक समीक्षा की थी उसमें आ चुका है। देश काल और वातावरण कहानी का महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसका कथानक से सीधा संबंध होता है। जब कहानीकार कहानी के कथानक का स्वरूप बना लेता है, तब वह कथानक को देश काल और वातावरण के साथ जोड़ता है। देश काल और वातावरण कहानी को प्रमाणित और रोचक बनाने में बहुत आवश्यक है। कहानी लेखन में पात्र और प्रत्येक घटना, पात्र का, समस्या का अपना देश काल और वातावरण होता है। यदि कथानक की घटनाएं देश काल और वातावरण से मेल नहीं खाती हैं तो वह कहानी असफल सिद्ध होती है। इसलिए कहानीकार जिस परिवेश से कहानी के कथानक को जोड़ना चाहता है, उसे उस परिवेश की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण का कहानी लेखन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार इस पाठ के 11 प्रश्न हैं जिसको आपने राइट करना है और लर्न करना है। Powered by PK Star 007